हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ब्लड ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल की रीज़न, पर्टिकुलरली इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेडिकल कंटेक्स्ट में, पर्टिकुलरली जो मेडिकल कंटेक्स्ट है। तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं किस लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा ब्लड ग्रुप। सबसे पहला पॉइंट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। Compatibility between the donor and recipient blood group is crucial to avoid immune reaction. For example, people with blood group A can receive blood from group A and O but not from group B। मतलब क्या है, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कंपैटिबल है कि नहीं है डोनर और रिसिपिएंट में। डोनर क्या है, जो डोनेट करेगा, रिसिपिएंट क्या है, जिसको ब्लड लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्या चेक करेंगे, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक करेंगे और अगर हमने उसको गलत ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या हो सकता है, उसमें उसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा और उसके अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो इसमें क्या लिखा है कि एक ब्लड ग्रुप वाला जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप जिसका ए हो या उससे रिसीव कर सकता है, या फिर जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो उससे वो ब्लड ग्रुप रिसीव नहीं कर सकता। तो इस चीज़ में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हमें ध्यान रखता है। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ये सब हमें कैसे पता चलेगा, जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे तभी तो हमें ये सब पता लगेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी। ब्लड ग्रुप compatibility between the mother and fetus can affect pregnancy outcome. If the mother has RH negative blood and baby has RH positive blood, it can lead to RH incompatibility which may require medical intervention to prevent complication। मतलब क्या है, जो ब्लड ग्रुप है उसमें भी कंपैटिबिलिटी देखते हैं। अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, RH नेगेटिव है, और बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, तो फिर जो मदर क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी। जो मदर की बॉडी है, इम्यून रिस्पॉन्स है, उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी और उसके ब्लड ग्रुप को और उसको क्या करेगी, डैमेज करना शुरू कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिसीज़ क्रिएट कर देता है। जो हमारा फीटस होता है, जो अपकमिंग फीटस होता है, जो डेवलपिंग फीटस होता है, उसमें फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इसकी वजह से इसमें भी है, ये हमें जानने में और इसको ट्रीट करने में हेल्प करता है हमारा क्या, ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो उसके बाद में क्या, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी इज एसेंशियल फॉर ऑर्गन डोनेशन। मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप कैन कॉज ऑर्गन रिजेक्शन एंड सेवरल हेल्थ रिस्क। मतलब क्या है, जो ब्लड टाइप है वो कंपैटिबल होना चाहिए। जब भी हम ऑर्गन डोनेट करते हैं तो सेम ब्लड ग्रुप का ही हो तभी हम उसे डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मिसमैच ब्लड ग्रुप होगा तो क्या होगा कि हमारा बॉडी क्या होगा, उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, उसको लेगा ही नहीं, और उसके जब लेगा ही नहीं तो फिर वो क्या करेगा, उसमें हमारी बॉडीज़ क्या करेगी, इम्यून सिस्टम हमारा क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना के उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है, डिसीज ससेप्टिबिलिटी। Some studies suggest that certain blood types may have higher or lower risk of certain disease. For example, blood group O may offer some protection against malaria, while blood group A may have higher susceptibility to certain bacterial infection। मतलब क्या है कि कुछ डिसीज़ की ससेप्टिबिलिटी होती है, स्टडी हुई है, उसमें क्या पता लगा है कि कुछ सर्टेन ब्लड ग्रुप उनको हायर रिस्क होता है, किसी को लोअर रिस्क होता है। तो कौन सी क्या है, इसमें एग्जांपल क्या है, जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर कम रिस्क होता है मलेरिया डिसीज़ का। ठीक है, जबकि जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें इन सब चीज़ों का और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का क्या होता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, पर्सनल हेल्थ। ब्लड टाइप में ऑल्सो बी यूज टू गाइड स्पेसिफिक डाइट एंड लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन, ऑल्दो दिस कंसेप्ट इज स्टिल डिबेटेड अमंग मेडिकल प्रोफेशनल। मतलब क्या है, जो ब्लड टाइप है वो
यूज़ किया जाता है ताकि हम किसी भी पर्सन को एक उसकी स्पेसिफिक डाइट गाइड कर सके, लाइफस्टाइल उसका क्या होना चाहिए उसको रिकमेंड कर सके, ठीक है। इस सब के लिए भी हमें ब्लड टाइप को जानने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या होता है? The ABO blood group system is one of the major blood group system used to classify human blood. It is based on the presence or absence of two antigen A and B on the surface of red blood cell. The system divides blood into four main group. मतलब क्या है? जो ABO blood group system है ये क्या सबसे एक और सबसे मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई करने के लिए। ये किस पे बेस होता है? इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं? या प्रेजेंस देखेंगे या फिर एब्सेंस देखेंगे कि इसकी दो एंटीजन की, एंटीजन कौन से ए या फिर बी, किस पे प्रेजेंट होते हैं? ये सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट होते हैं। और हम ब्लड ग्रुप को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं हमारे? टाइप ए में क्या होता है? हैज़ ए एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन दी प्लाज्मा। मतलब क्या है? जो टाइप ए जो वाला जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या है? ए एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके रेड ब्लड सेल पे, सरफेस पे, ठीक है। और एंटीबॉडी बी कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या? टाइप बी में क्या होता है? हैज़ बी एंटीजन होता है उसके पास, किस पे? रेड ब्लड सेल के सरफेस पे। और एंटीबॉडी ए कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा के अंदर। फिर टाइप बी में क्या होता है? उसके पास दोनों एंटीजन होते हैं, बोथ ए एंड बी एंटीजन होते हैं रेड ब्लड के सेल पे, लेकिन उसके पास में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है प्लाज्मा के अंदर। इसको कहते हैं दिस इज यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर, ठीक है। मतलब ये किसी को भी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती है, तो ये किसी को भी इजीली प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? टाइप ओ क्या है? हैज़ नो ए बी एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल। अब इसमें क्या है कि टाइप ओ के अंदर ए बी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होते उनके रेड ब्लड सेल पे, लेकिन उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? ए और बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो अब क्या क्या? दिस इज द यूनिवर्सल रेड ब्लड सेल डोनर। अब इसमें ये क्या है? यूनिवर्सल रेड ब्लड सेल डोनर। ये जो ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रेड ब्लड सेल डोनर, ठीक है। अब ये यहाँ पे चार्ट है, इसे देखिए। ब्लड ग्रुप क्या है हमारा? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो इसमें क्या देखो? रेड ब्लड सेल टाइप है। जो ए ब्लड ग्रुप में क्या है? सरफेस पे ये क्या? ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रेजेंट होती है इसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ बी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप बी में क्या प्रेजेंट होता है? बी एंटीजन प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। ए बी में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और फिर उसके बाद में एंटीबॉडीज़ इसके अंदर कुछ नहीं होती है। ओ में नन और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। उसके बाद में क्या? ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म क्या होता है हमारा? तो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में क्या है? Blood clotting or coagulation is a complex process that helps to prevent excessive bleeding when blood vessels are injured. This process involves a series of steps and activation of various proteins known as clotting factor which work together to form a clot. Here are an overview of the mechanism. तो मतलब क्या है इसका? जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या होता है? ये कोएगुलेशन होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग जब हो रही है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है तो हमारे ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। तो उस एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन एक्ट करता है? ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लीडिंग क्या होती है? स्टॉप होती है। तो क्या है ये जो प्रोसेस है इसके अंदर कुछ सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ब्लड क्लोटिंग के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि काम करते हैं एक साथ ताकि वो क्लॉट की फॉर्मेशन कर सके। इसका मैकेनिज्म क्या है अब वो हम जानते हैं। तो क्या है इसका मैकेनिज्म? सबसे पहला पॉइंट है वेजो कंस्ट्रिक्शन और वस्कुलर स्पाज्म। तो
तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड द स्मूथ मसल अराउंड द वेसल कंस्ट्रिक्ट टाइटन टू रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड मिनिमाइज ब्लड लॉस। मतलब क्या है, सबसे पहले क्या होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स क्या होती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों कंस्ट्रिक्ट होती है, जब इसमें क्या लिखा है, जब भी ब्लड वेसल इंजर होती है तो क्या होता है, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उसके अराउंड, वेजल्स के अराउंड, वो क्या होती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और टाइटन मतलब टाइट हो जाती है। क्यों टाइट हो जाती है, ताकि वो रिड्यूस कर सके ब्लड फ्लो, जो हमारा ब्लड फ्लो निकल रहा है उस ब्लड वेसल के थ्रू, तो क्या करे वो ब्लड फ्लो कम हो सके, मिनिमाइज हो सके, क्योंकि उसके जब साइज श्रिंक हो जाएगा तो ब्लड क्या होगा, कम पास होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड हमारा ईजिली नहीं, मतलब हमारे उसमें ब्लड लॉस नहीं होगा। फिर क्या, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लेटलेट एक्टिवेशन, when the vessel wall is damaged collagen and other substance in the vessel wall are exposed, platelet small blood cells adhere to the exposed collagen and became activated। मतलब क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जब जो वेसल होती है जो डैमेज हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, कोलेजन और अदर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उस वेसल के अंदर जो क्या होता है एक्सपोज हो जाते हैं। फिर जो प्लेटलेट्स होती है उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल ब्लड सेल्स होते हैं जो कि जब क्या करते हैं उससे जाके अडेयर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो कोलेजन होता है उसके अंदर फिर ठीक है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब इस पॉइंट में क्या लिखा है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट रिलीज केमिकल like ADP thromboxane A2 that attracts more platelet to the site causing them to stick together and form a temporary plug। मतलब क्या है, जब जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है जब वो क्या करेगी, वहाँ पे जाकर क्या करेगी, रिलीज करेगी कुछ केमिकल्स, केमिकल का नेम क्या है, ADP या फिर थ्रोम्बोक्सिन A2, इनको क्या करेगी वहाँ पे जाके एक्टिवेट करेगी। जो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा प्लेटलेट को उस साइट पे अट्रैक्ट करके उनको क्या करेंगे, स्टिक कराएंगे और अडेयर कराएंगे, ताकि वो उस मैकेनिज्म को और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके और वहाँ पे एक टेम्पररी प्लग बनाएंगे। फिर क्या है, कोएगुलेशन कैस्केड। इसमें क्या होता है, दिस इज अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन that activate clotting factor in a specific order, ultimately leading to the formation of fibrin threads that solidify the clot। अब इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर सीरीज होती है, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जो कि क्या करती है, एक्टिवेट करती है क्लोटिंग फैक्टर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। अल्टीमेटली उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है, फिब्रिन। फिब्रिन कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, हमारे क्लोट को क्या करता है, सॉलिडिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, द कैस्केड हैज़ 3 मेन स्टेज। जो हमारा कैस्केड है उसके अंदर क्या होती है, 3 मेन स्टेजेस होती है। पहली क्या है, इंट्रेंसिक पाथवे। फिर उसके बाद में क्या है, एक्टिवेटेड बाय डैमेज टू ब्लड वेसल। मतलब अब क्या है, इंट्रेंसिक पाथवे में क्या होता है, ये कैसे एक्टिवेट होता है, जब हमारी अंदर की ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है और काम करता है। इसके अंदर कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर एक्ट करते हैं, तो इसके अंदर इन्वॉल्व क्लोटिंग फैक्टर 12, 11, 9 एंड 8। जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स पे एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में। तो क्या, फैक्टर 12 इज एक्टिवेटेड विच ट्रिगर्स अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अदर क्लोटिंग फैक्टर। और जो हमारा फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट होता है, वो क्या करता है, ट्रिगर करता है कैस्केड की फॉर्मेशन को और रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है, ताकि क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होकर हमारा जो प्रोसेस है वो ईजिली हो सके। फिर क्या, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल टिश्यू डैमेज, एग्जांपल टिश्यू फैक्टर एक्सपोजर फ्रॉम द इंजर टिश्यू। अब देखो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में डिफरेंस क्या होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे जब काम करता है, जब हमारा जो एक्सटर्नल टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है किसी इंजरी की वजह से, ठीक है, तब वो वहाँ पे एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट होता है और वहाँ पे काम करता है कोएगुलेशन का, ठीक है। और इंट्रिंसिक पाथवे कब काम करता है, जब हमारी जो इंटरनल बॉडी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, जब वो डैमेज हो जाती है तब हमारा इंट्रिंसिक पाथवे काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स काम करते हैं वो कौन कौन से काम करते हैं, इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 7। अब इसके अंदर कौन सा फैक्टर एक्ट करता है, फैक्टर 7 विच एक्टिवेट फैक्टर 10, जो कि क्या करता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद में वो क्या करता है, बाइंड करता है उस टिश्यू फैक्टर से। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे में क्या होता है,
बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे कवरेज एट फैक्टर 10। अब दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं इसमें, और कौन सा फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, फैक्टर 10। फिर क्या, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 या फिर 10A इन कॉन्जुकेशन विद फैक्टर 5 कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। फिर इसमें कैसे काम होता है, जब ये फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, कॉन्जुकेशन में काम करते हैं, किसके साथ, फैक्टर 5 के साथ में, और वो क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करते हैं, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या, फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन मैश, इसमें क्या होता है, थ्रोम्बिन एक्टिवेट, इसमें क्या होता है, थ्रोम्बिन इज अ की एंजाइम इन द क्लोटिंग प्रोसेस, इट कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन अ सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन इनटू अ सॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड। अब क्या है, जो थ्रोम्बिन क्या है, एक की एंजाइम होता है क्लॉटिंग प्रोसेस में, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को। फिब्रिनोजन क्या है, एक सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको किस में चेंज करता है, एक इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स के अंदर इनको चेंज कर देता है। थ्रोम्बिन क्या एक एंजाइम है जो कि क्या है, क्लोटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। वो क्या करता है, फिब्रिनोजन क्या है, एक सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स के अंदर चेंज कर देता है। फिर क्या है, फिब्रिन मैश, ये क्या कराता है, फिब्रिन थ्रेड्स वीव थ्रू द प्लेटलेट प्लग स्टेबलाइजिंग इट एंड फॉर्मिंग अ मोर ड्यूरेबल ब्लड क्लॉट दैट सील्स द वाउंड। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जो फिब्रिन थ्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीव थ्रेड्स होते हैं, जो कि प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करने में और फॉर्म करने में और उसको और ड्यूरेबल ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि हमारे वो वाउंड को क्या कर सके, सील कर सके। ठीक है, फिर क्या, क्लोट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, इसमें क्या आता है, प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द एजेस ऑफ द वाउंड टुगेदर एंड हेल्प टू क्लोज द ब्रेक इन द ब्लड वेसल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लोट रिट्रैक्शन में क्या होता है, जो प्लेटलेट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और हमारी एजेस की साइड उसको पुल करती है, ताकि वो हमारा जो वाउंड है उसको क्या कर सके, क्लोज कर सके, जितनी भी ब्रेकेज है उसको क्या कर सके, फिल कर सके। ठीक है, उसके बाद में क्या है, टिश्यू रिपेयर, इसमें क्या होता है, इवेंचुअली द क्लोट इज डिजॉल्व एज द टिश्यू इज रिपेयर्ड एंड क्लोटिंग प्रोसेस इज रिजॉल्व। उसके बाद में टिश्यू रिपेयर में क्या होता है, जो हमारा क्लोट होता है वो क्या करता है, कुछ टाइम के बाद वो खुद ही डिजॉल्व हो जाता है। जब हमारा टिश्यू क्या होता है, रिपेयर हो जाता है, तो वो क्लॉट क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिब्रिनोलाइसिस, उसके बाद में क्लॉट रिमूवल, आफ्टर टिश्यू इज सफिशिएंटली रिपेयर्ड फिब्रिनोलाइसिस अकर्ड टू रिमूव द क्लॉट। जब हमारा क्लॉट और हमारी क्या, जो टिश्यू क्या होता है, सफिशिएंटली रिपेयर हो जाता है, तो उसके बाद में जो फिब्रिनोलाइसिस एक्टिवेट होता है और वो क्या करता है, उस क्लॉट को वहाँ से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, प्लाज्मिनोजन, ये क्या करता है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्लॉट, वो क्या क्लॉट के अंदर क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड होता है, इज एक्टिवेटेड टू प्लाज्मिन, वो किसको एक्टिवेट करता है, प्लाज्मिन को एक्टिवेट करता है। वो क्या करता है, विच ब्रेक डाउन फिब्रिन एंड डिजॉल्व द क्लॉट, वो फिब्रिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और क्लोट को क्या कर देता है, डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब ये देखो मैकेनिज्म है, इसको देखना, इसमें क्या है। सबसे पहले हमारा क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है, वो आएगा, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारी डैमेज हो गई ब्लड सेल्स। ठीक है, इंजर हो गया हमारा टिश्यू, देखो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें हमारी ब्लड सेल्स क्या हो गई है, यहाँ पे ये टिश्यू डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया तो फिर क्या हुआ, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। जब ब्लड वेसल्स थी तो ये यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग होगा। पहले जो हमारी ब्लड वेसल्स थी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, तो और फिर क्या किया, अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या किया, कम किया, ताकि कम ब्लड पास हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आ गई, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या एग्रीगेट फॉर्म कर लिया। ठीक है, कोएगुलेशन कर लिया, कोएगुलेशन करने के बाद में जब यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई क्लोट की, तो फिर क्या हुआ, फिब्रिन स्ट्रैंड, ये देखो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है हमारे फिब्रिन स्ट्रैंड, ये क्या करेंगे, यहाँ पे अडेयर कर लेंगे और प्लेटलेट प्लग फॉर्म कर लेंगे। फिर ये क्या करेगा, इनसॉल्युबल क्लोट को फॉर्म कर लेंगे। ये देखो क्लोटिंग फैक्टर था, प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, उसको चेंज करेगा थ्रोम्बिन के अंदर। उसके बाद में थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फिब्रिनोजन सॉल्युबल होता है, ठीक है, उसको फिब्रिनोजन को चेंज करेगा फिब्रिन के अंदर। थ्रोम्बिन का काम है फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर चेंज करने में। फिर इसके बाद में ये फिब्रिन क्या करेगा, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा RH फैक्टर क्या होता है। तो RH फैक्टर क्या होता है, द RH फैक्टर रीजस फैक्टर, इसको रीजस फैक्टर भी कहते हैं, इज अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। इट इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट दैट डिटरमाइन अ पर्सन ब्लड टाइप अलॉन्ग विद द एबियो सिस्टम। इफ द RH factor is present, the blood type is considered RH positive. If it is absent, the blood type is RH negative.
मतलब क्या हुआ आर एच फैक्टर का, कि आर एच फैक्टर क्या है, एक प्रोटीन है जो कि कहाँ मिलता है, हमारे रेड ब्लड सेल के सरफेस पे मिलता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक की कंपोनेंट है ताकि हम डिटरमाइन कर सके पर्सन का ब्लड टाइप क्या है। जब हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें हम आर एच फैक्टर भी देखते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, जिसके सरफेस पे आर एच प्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप के सरफेस पे अगर आर एच प्रेजेंट हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर उसके सरफेस पे आर एच ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव। तो हम कहते हैं ना इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव। तो वो कैसे पता करते हैं, जिसके ब्लड ग्रुप के ऊपर सरफेस के ऊपर आर एच एंटीजन या आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है आर एच फैक्टर का। ठीक है, ये तो कोई डेफिनेशन, वैसे जनरली 2 मार्क्स में ही पूछी जाती है। कुछ इसके की पॉइंट्स हैं वो आप फॉर जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए। अब क्या है की पॉइंट्स अबाउट आर एच फैक्टर, मतलब आर एच फैक्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, काम क्या है इसका आर एच फैक्टर का। तो पॉइंट क्या है, इनहेरिटेंस। The RH factor is inherited from both parents. If one or both parents have the RH protein, the children may inherit it. However, if both parents are RH negative, their children will also be RH negative. मतलब क्या है, ये इनहेरिटेंस है, ये हमें पेरेंट्स से मिलता है। तो क्या है, जो आर एच फैक्टर वो इनहेरिटेड कैसे होता है, पेरेंट्स के थ्रू होता है। अगर किसी के पेरेंट्स दोनों के पास क्या है, आर एच पॉजिटिव, उन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, तो उनका जो भी चिल्ड्रन होंगे तो उनका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, आर एच पॉजिटिव ही होगा। अगर किसी, मान लो सपोज किसी के पेरेंट्स हैं, दोनों के ब्लड ग्रुप नेगेटिव तो उनके जो अब ऑफस्प्रिंग है उनका भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप नेगेटिव ही होगा। फिर क्या है, सिग्निफिकेंस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, फॉर ट्रांसफ्यूजन इट इज़ क्रूशियल टू मैच बोथ दी एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आर एच फैक्टर टू अवॉइड इम्यून रिएक्शन। मतलब क्या है, जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड ग्रुप को तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो हमें देखना है ब्लड ग्रुप का टाइप क्या है, ए है, ओ है, बी है, ठीक है, या ए बी है। उसके बाद में हमें आर एच फैक्टर भी देखना होता है ताकि हम अवॉइड कर सके इम्यून रिएक्शन को। ठीक है, उसके बाद में अगर आर एच नेगेटिव पर्सन है तो आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, और उसको आर एच फैक्टर को फॉरेन सब्सटेंस की तरह समझेगी और उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बना लेगी और उसके इम्यून सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इंपॉर्टेंस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, द आर एच फैक्टर इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफ़ आर एच नेगेटिव मदर इज कैरिंग एन आर एच पॉजिटिव बेबी, देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब क्या है, अगर आर एच फैक्टर इसमें कैसे ऐड करता है, जो आर एच पॉजिटिव अगर मदर है, ठीक है, आर एच नेगेटिव है मदर, और उसके जो फीटस है उसका जो ब्लड ग्रुप वो क्या, आर एच पॉजिटिव है, तो फिर क्या होता है, एक रिस्क होता है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। तो उसमें होता क्या है, दिस कैन लीड टू हीमोलाइटिक डिसीज of newborn HDN, where the mother immune system attacks the baby red blood cell. To prevent his Rh negative mother are often given an injection of Rh immunoglobulin RhIg to prevent the formation of antibodies against the Rh positive cell. तो इसमें होता क्या है, जो मदर होती है अब क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, उसको रिस्पॉन्स मिलता है कि भाई ये तो हमारे फॉरेन सब्सटेंसेस आ गए हमारी बॉडी में, तो वो क्या करेगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। जब वो एंटीबॉडीज़ बनाती है तो वो क्या करती है, जो हमारा फीटस है उसके ब्लड सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो डैमेज करना शुरू करती है तो उसके ब्लड सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर देती है। ठीक है, तो फिर जब हम टेस्ट वगैरह करते हैं, आर एच फैक्टर का पता करते हैं, जब हमें पता चलता है तो मदर को एक इंजेक्शन दिया जाता है जो क्या है, आर एच इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन होता है। जब वो हम देते हैं तब ये प्रॉब्लम नहीं आती है हमारी अपकमिंग बेबीज़ के अंदर। तो ये था आर एच फैक्टर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, फिर हमने पढ़ा हमारा ब्लड क्लॉटिंग, उसके बाद में हमने पढ़ा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, उसके बाद में हमने आज क्या पढ़ा है, आर एच फैक्टर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हमें पढ़ना है डिसीज़ पढ़नी है। ठीक है, ओनली डिसीज़ इस चैप्टर में अब रिमेनिंग है, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है,
और अगर कुछ नहीं भी अवेलेबल होते हैं तो वो हम जल्द ही उसमें अपडेट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।